टेंट पे आप कोशिश करें कि डायरेक्टली जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उसकी एक हेडिंग डाल दें ताकि एग्जामिनर को लग जाए कि हाँ इसने क्वेश्चन की जो एग्जैक्ट डिमांड है उसको एड्रेस किया है आंसर में। वीकली रूटीन बनाना चाहिए और अपने दिन को बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं कर लेना चाहिए कि आज मैं हिस्ट्री पढ़ लूँगा, ज्योग्राफी पढ़ लूँगा। सिलेक्शन हुआ और कुछ ऐसा अलग नहीं था, मुझे लग रहा है करंट अफेयर्स और घटना चक्र के दम पे ही सिलेक्शन है। जैसे रिजल्ट आया सब लोग एकदम खुशी से चिल्लाने लगे, सब लोग एकदम गले वाले मिलने लगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया हुआ है और इसी की सीरीज में हम डेली एक एक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं हर्ष सिंह। इनका यूपी पीसीएस 2022 डीएसपी की पोस्ट पर तीसरी रैंक के साथ, ये टॉपर हैं फ्रेंड्स, और तीसरी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। और इस एक बात और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इनका सर ने यूपीएससी 2022 जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है उसमें भी इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो सर, हमारे तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से, और इसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम हर्ष है, मैं मूल तरीके से लखनऊ का ही निवासी हूँ और मैंने पूरी स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ दोनों ही मेरे लखनऊ में ही रहे हैं। जी सर, थोड़ा सा बात करेंगे कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ये है कि मैंने BA LLB किया है, 5 इयर्स जो लॉ डिग्री होती है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से किया है। सर, BA LLB करने के बाद जनरली ये क्या होता है, स्टूडेंट जुडिशरी की तैयारी करते हैं, तो आप इसमें क्यों आ गए, इसमें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन? नहीं, जुडिशरी के लिए मैंने भी शुरुआत में सोचा कि उसका एग्ज़ाम दिया जाए, लेकिन मेरे पिताजी भी एक पीसीएस अफसर ही हैं, तो मैंने बचपन से उन्हीं की लाइफस्टाइल देखी है, तो मैंने सोचा कि वो करना मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा रादर देन जुडिशरी। जी, तो सर थोड़ा सा जानेंगे कि आपका ये मोटिवेशन स्टार्टिंग से रहा कि नहीं हमें सिविल सर्विसेज में जाना है, या फिर बाद में हुआ? अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बचपन से ही ये सपना था मेरा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए, थोड़ी बहुत समझ आई, दीन दुनिया को देखा, सोसाइटी में कुछ कुछ समझा चीज़ों को, तो हमें लगा कि ये एक अच्छी सर्विस है जिससे आप कई लोगों की मदद कर सकते हैं। सर, रिजल्ट आने के बाद आपके फैमिली रिएक्शन कैसा रहा और क्या मतलब उस समय माहौल रहा है, इस समय क्या है? नहीं, सब लोग बहुत खुश थे। जैसे रिजल्ट आया सब लोग एकदम खुशी से चिल्लाने लगे, सब लोग एकदम गले वाले मिलने लगे। फिर मेरे सारे रिलेटिव्स, मेरे दोस्त, मेरे भैया के दोस्त, भाभी लोग, भैया लोग, सब लोग घर आ गए, चाचा चाची लोग, तो अच्छा ही लगा। सब लोग आए, मेरे मामी मामा लोग बनारस से आ गए तुरंत कि अरे रिजल्ट आ गया। सर, आपका इस एग्ज़ाम में मीडियम और ऑप्शनल क्या रहा? मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है और ऑप्शनल मैंने लॉ लिया था। जी सर, ये ऑप्शनल आपने यूपीएससी में भी रखा है? जी सेम ऑप्शनल। जी, ये इस यूपी पीसीएस में आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा सर? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट रहा है। जी, और यूपीएससी का भी आपने इंटरव्यू दिया, तो इसमें कौन सा अटेम्प्ट रहा? दूसरा, दोनों में दूसरा। तो थोड़ा सा जनरली बात करेंगे सर कि क्या मतलब दोनों को इंटीग्रेटेड लेकर यूपीएससी और यूपी पीसीएस लेकर तैयारी की जा सकती है? जैसे अब तक तो मैंने करी ही जा सकती है, लेकिन इस बार से शायद थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है। अगले बार से मेंस का सिलेबस चेंज कर दिया गया, अब 2 ऑप्शनल सब के पेपर हटा के उसमें यूपी स्पेसिफिक ऐड कर दिया गया है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हल्की सी मुश्किल होगी इसको करने में, लेकिन जो निर्णय था इसको ऑप्शनल हटाने वाला, वो भी एक तरीके से सही था, क्योंकि काफ़ी सब्जेक्टिविटी आ जाती थी टेक्निकल बैकग्राउंड और ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड की मार्किंग में। तो सर, थोड़ा सा ये बताइए कि अगले मंथ जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, और इस अंतिम 30 दिनों में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और स्ट्रेटजी प्रीलिम्स के लिए आपने कैसे स्ट्रेटजी बनाया था? जी, मैंने ये देख लिया था कि करंट अफेयर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट रहते हैं पीसीएस के परीक्षा में, तो करंट अफेयर्स के लिए आप जो भी कोई एक मैगजीन फॉलो करें उसको थोड़ी शिद्दत से फॉलो करें। एक ही सोर्स पकड़ लें, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, मंथली मैगजीन्स उनको आप फॉलो करें। जैसे मैंने ग्रेड अप की मंथली मैगजीन्स को फॉलो किया था, तो उनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। मैंने उनके नोट्स भी बना लिए थे साइड बाय साइड, तो थोड़ा जल्दी रिविजन हो जा रहा था। और इसके अलावा घटना चक्र का अध्ययन, क्योंकि घटना चक्र में भी काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको नहीं पता रहती है, तो उसको पढ़ने से आपको एक तरीके से एग्ज़ाम का
प्रोसीजर पूरा समझ आ जाता है कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, और अक्सर ये देखा गया है कि थोड़े थोड़े सवाल रिपीट भी होते हैं। जी। तो आपको उससे भी मदद मिल सकती है। सर इतनी मोटे बुकें हैं, जैसे घटना चक्र आपने बताया था, तो इतनी मोटे मोटे बुकें, तो उससे क्या मतलब सभी पढ़ना चाहिए या फिर कुछ उसका भी आप कैसे टारगेट करते थे कि नहीं, जो इसमें जो है नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में भी रहता है, तो कैसे मतलब दोनों पढ़ें या फिर विकल्प ही वाला ही? ये तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आप कितना समय है आपके पास। देखिए, ये समय पर निर्धारित है। अगर आपके पास बहुत समय है, आपके पास 1 साल का अगर पूरा समय, तो आप सारी घटना चक्र पढ़िए। अगर आपके पास कम समय है तो आप ये डिसाइड करिए कौन सी घटना चक्र से ज़्यादा सवाल आने की संभावनाएं हैं, कौन सी घटना चक्र कम मोटी है, कौन सी घटना चक्र आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है। जैसे मैंने इस बार हिस्ट्री की घटना चक्र पढ़ी थी, क्योंकि मुझे लगा कि हिस्ट्री से ज़्यादातर सवाल आते हैं। तो और वो एक तरीके से यूपीएससी में मदद कर देगा। उसके अलावा मैंने इन्वायरमेंट की पढ़ी थी और पॉलिटी की पढ़ी थी। मैंने 3 घटना चक्र पढ़ी थी, और इन्हीं को बार बार पढ़ा था कि मतलब अगर इनसे सवाल आ जाए तो वो गलत ना हो। बाकी घटना चक्र मैं पढ़ लेता, समय था मेरे पास, लेकिन फिर मेरे पास रिवीजन का समय नहीं बचता। सिलेक्शन हुआ और कुछ ऐसा अलग नहीं था, मुझे लग रहा है करंट अफेयर्स और घटना चक्र के दम पे ही सिलेक्शन हुआ। सर करंट अफेयर्स के लिए आपने कौन सी मैगजीन और क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे सर? करंट अफेयर्स के लिए मैंने जैसे भी बताया कि मैंने ग्रेड अप के मंथली करंट अफेयर्स फॉलो किए थे। और भी सर जैसे कि जो इसमें एक सेक्शन जो है यूपी स्पेशल रहता है, तो यूपी स्पेशल से भी कुछ क्वेश्चन फंसते हैं। इस बार हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन 2 पेपर एक्स्ट्रा ऐड कर दिए जाएंगे, तो यूपी स्पेशल के लिए आपने क्या चीज़ें मतलब फॉलो किया था? मैंने भी यूपी स्पेशल के लिए भी घटना चक्र को ही, मेंस में आप पूछ रहे होंगे, तो मेंस में जो यही घटना चक्र आती है GS 1 2 3 4 की सबकी, उनसे हेल्प ली थी। कुछ अपने फ्रेंड्स की थोड़ी हेल्प ली थी जिन्होंने थोड़े यूपी स्पेसिफिक नोट्स बनाए थे। यूपी स्पेशल अगर थोड़ा बात करें, सफिशिएंट है घटना चक्र? सफिशिएंट है घटना चक्र, लेकिन अगर उसके ऊपर से आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी ठीक नहीं है, तो मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के उनको आप 10 साल के सवाल देख लें कि किस तरह से सवाल आ रहे हैं, किस किस एरिया से आ रहे हैं, तो आप उन टॉपिक्स को भी साइड में लिख के फिर उन पर प्रिपेयर कर सकते हैं। सर तो सर जो है कि क्या सर, जैसे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने के बाद आफ्टर प्रीलिम्स मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो सर प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी दोनों साथ साथ की जाए या फिर कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए या अलग? मेरे हिसाब से तो प्री और मेंस की तैयारी साथ साथ ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो मेंस के ही नंबर पे एक तरीके से आपकी रैंक डिटरमाइन होगी। प्रीलिम्स खाली एक फिल्टरेशन प्रोसेस है। जो मेन एग्जाम है पूरे, या यूपीएससी की बात करें या पीसीएस की बात करें, उसमें मेंस ही है सब कुछ, क्योंकि 1600 नंबर की टोटल मेरिट लिस्ट बनती है, जिसमें से 1500 नंबर मेंस के। तो अगर आप मेंस में अच्छा नहीं करेंगे या मेंस की आपकी तैयारी अच्छी नहीं रहेगी, तो सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करके आपका कुछ बहुत बेनिफिट नहीं हो पाएगा। सर आप एक ग्रेट वॉरियर हैं और यूपीएससी का भी यहाँ तक पहुँचे, तो आई होप कि इस बार आईएएस बन जाए। तो सर थोड़ा सा सर जानेंगे कि मतलब कि कैसे पढ़ाई कैसे करते हैं, टारगेट करके कि नहीं हमको एक सप्ताह में इतने टॉपिक ख़त्म करना है, या फिर डेली सुबह उठकर रूटीन बनाते हैं, तो आपकी रूटीन कैसी रहती है या आप स्टडी को लेकर प्लान कैसे करते हैं? जैसे मेरे हिसाब से वीकली रूटीन बनाना चाहिए। और अपने दिन को बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं कर लेना चाहिए कि आज मैं हिस्ट्री पढ़ लूँगा, ज्योग्राफी पढ़ लूँगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ लूँगा, 15 घंटे पढ़ लूँगा। तो इससे दरअसल एक मेंटल बैरियर क्रिएट हो जाता है। आपके दिमाग में लगता है कि अरे यार आज इतना काम हुआ नहीं, अब अगले दिन और काम बढ़ गया है। तो इस पूरी परीक्षा के प्रोसेस में अपने दिमाग को थोड़ा सा स्थिर रखना चाहिए, थोड़ा शांत रखना चाहिए, कम टारगेट ले। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ें तो वो सफिशिएंट है। बताइए कि पीसीएस मेंस के लिए जो स्पेसिफिक बुक लिस्ट है, जो रिसोर्सेज है, जैसे जीएस के 1 2 3 4 पेपर होते हैं, उसके आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किया था? मैंने जो मेन मैं यूपीएससी के लिए फॉलो कर रहा हूँ, वही मैंने जो वो भी सर, जो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें जो न्यू स्टूडेंट डाइवर्ट हो जाते हैं, तो आपने जो पढ़ा था उसके बारे में? मैंने जैसे हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, और एंशिएंट मिडीवल हिस्ट्री के लिए मेरे पास कुछ नोट्स थे मैंने अपने जो बनाए थे इधर उधर से कलेक्ट करके, वो थे। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया सर की बुक पढ़ी थी, वो काफ़ी हेल्पफुल थी। ज्योग्राफी के लिए मैंने खाली 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ी थी, और एक ऋषिकेश रेड्डी सर है, उनके नोट्स हैं ऑनलाइन, तो उनको फॉलो किया था। तो सर कहाँ से आप लिए? आई थिंक इनसाइट्स आईएएस के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपने नोट्स अपलोड किए जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगे थे, तो मैंने वो फॉलो किए। और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एनसीईआरटी और रमेश सिंह सर की बुक है वो फॉलो करी थी।
इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की किताब को फॉलो किया है, लेकिन पूरी किताब को वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा है। इंडेक्स से टॉपिक्स को देखा कि कौन से टॉपिक मुझे लग रहे हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स वो वाले चैप्टर्स को स्किम करा, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ के देखा कैसे टाइमली ख़त्म हो जाए। और साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट दोनों के लिए मैंने ज़्यादातर रिलायंस करंट अफेयर्स पे दिया था, कोई और स्टैटिक सोर्स पे इतना रिलायंस नहीं था। जी सर, थोड़ा सा बात करें जो वर्ल्ड जियोग्राफी है तो उसके लिए और फिजिकल जियोग्राफी के लिए आपने क्या पढ़ा था? वही जो मैं बता रहा हूँ, मैंने जो सोर्सेज बताए उतना ही पढ़ा है मैंने कि 11th और 12th की एनसीईआरटी और ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स बस। और सर आईआर के लिए? आईआर के लिए करंट अफेयर्स और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जी। कई बार सर कमेंट्स में स्टूडेंट करता है कि हम ये ऐसे राइटिंग का पेपर होता है तो ऐसे राइटिंग के लिए मतलब क्या कहाँ से कंटेंट कहाँ से कलेक्ट करें? जैसे ऐसे राइटिंग जब मुझे स्टार्ट करनी थी तो मैंने विजन आईएएस की वेबसाइट पे उनके एक टॉपर आंसर्स कॉपी वाला सेगमेंट रहता है, तो मैंने उस पे जाके पहले तो सारे टॉपर्स के जिनके जिनके ऐसे अवेलेबल थे उनके एसेस पढ़े। मैंने एक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करी कि जो ज़्यादातर लोग फॉलो कर रहे हैं कि वो पहले एक इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन किस फॉर्म में लिख रहे हैं, कुछ लोग कोट्स लिख रहे हैं, कुछ लोग डेटा लिख रहे हैं, कुछ लोग स्टोरी फॉर्म से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर वो थोड़ा आगे चल के अपने पूरे ऐसे का एक सार दे रहे हैं कि इस ऐसे में हम ये कवर करेंगे, फिर वो स्टार्ट करें और एंड में कंक्लूड करें किसी तरीके से। तो ये स्ट्रक्चर मैंने मोटा मोटा वहाँ से उठाया और फिर इस स्ट्रक्चर में जो भी ऐसे के टॉपिक्स आए जो मुझे लगा कि मेरे पास जिन पे कंटेंट है ठीक से लिखने का, फिर उनको मैंने अडॉप्ट किया। जी सर, अब ये बताइए कि जैसे कि इस एग्ज़ाम में आपने अभी कहा कि सारा खेल लिखने का है, लिखने पर ही सिलेक्शन है, तो एक बेस्ट और ऑथेंटिक आंसर लिखने के लिए मतलब कैसे, आपने अभी बताया कि स्ट्रक्चर वाइज आंसर लिखना चाहिए, इसके अलावा भी मतलब जो हम इनडायरेक्टली नहीं जानते हैं, जो आप तो इस चीज़ से हैं, तो इनडायरेक्टली जो चीज़ें आप स्पेसिफिक हो, बेस्ट हो, नंबर इंक्रीजिंग हो, लोगों से अलग, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे आंसर को बेस्ट बनाया जाए? एक आंसर जैसे आप कोई भी मेंस का आंसर लिखें तो ये देखिए कि आप जो एग्जामिनर है वो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन ही पढ़ेगा। तो उसने जब आपका इंट्रोडक्शन पढ़ा तो आपको कोई एक बहुत ही अच्छा वैल्यू एडिशन पॉइंट इंट्रोडक्शन में ज़रूर लिखना चाहिए, ताकि जब एग्जामिनर उसे देखे तो उसके मन में ऑटोमेटिकली ये कॉन्सेप्शन बन जाए कि ये बच्चा ठीक है, ये इसकी आंसर इसका अच्छा होगा। फिर आप कंटेंट पे आए। कंटेंट पे आप कोशिश करें कि डायरेक्टली जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उसकी एक हेडिंग डाल दें, ताकि एग्जामिनर को लग जाए कि हाँ इसने क्वेश्चन की जो एग्जैक्ट डिमांड है उसको एड्रेस किया है आंसर में कहीं ना कहीं। उसको ख़त्म करने के बाद डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितना समय है, कितनी स्पेस है, आप थोड़ा सा वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं कि इस चीज़ में हम आगे क्या कर सकते हैं, और उसके बाद एंड में एंडिंग पॉइंट अगेन कंक्लूजन जो आप लिखेंगे वो कंक्लूजन पढ़ के ही वो मार्क्स देगा। ठीक है, तो आपको कंक्लूजन पे भी वर्क करना चाहिए और इंट्रोडक्शन पे भी वर्क करना चाहिए, और उसके लिए आप चाहें तो बहुत बेसिक से कंक्लूजन है। जैसे GS3 में मैंने जो कंक्लूजन लिखे वो यही कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे अगर हम सारे पॉलिसीज़ फॉलो करें, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ेंगे, फार्मर्स इनकम डबल हो जाएगी अगर हम सही से पॉलिसीज़ फॉलो करेंगे। कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन बस जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं उनको ये हाईलाइट किया है कि हम अगर सही ढंग से आगे बढ़ें तो ये सब हासिल कर सकते हैं। सर, मेंस का एग्ज़ाम जैसे देते समय जनरली वो चीज़ें, एक एग्ज़ाम एक पेपर होता है तो 1-2 घंटे बाद दूसरा पेपर होता है, तो उस चीज़ें सर माइंड में कैसे याद रखें, और प्रेशर ज़्यादा रहता है तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करें? जो एग्ज़ाम के कुछ दिन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ड्रेनिंग रहेंगे, बहुत टेंशन रहेगी, फिज़िकली मेंटली आप काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो जो दूसरा पेपर है उसके लिए मैं क्या करता था कि मैंने शॉर्ट नोट्स कुछ बनाए हुए थे, जो 1-1.5 घंटे का समय मिलता था उसमें बस जल्दी उनको पलट लेता था। कोई ऐसा बहुत खास समय नहीं मिलता था, लेकिन जो भी थोड़ा पलट ले रहा था कुछ मदद तो मिल ही जाती थी। लेकिन शॉर्ट नोट्स का होना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप वही जैसा आपने कहा कि 1-1.5 घंटे का समय मिलेगा दोनों पेपर्स के बीच में, तो अगर आपके पास कंसाइज फॉर्म में नोट्स नहीं अवेलेबल हैं तो शायद थोड़ी सी दिक्कत हो। सर, थोड़ा सा ये बताइए कि इसके बाद जो है कि इंटरव्यू के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, और जो क्वेश्चन एक बार पूछा गया था इंटरव्यू में उसको अगर बता सकते हैं तो प्लीज़ इसे रिकॉल कीजिए। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैंने ज़्यादातर न्यूज़पेपर पे रिलाई किया कि आजकल क्या क्या घटनाएं चल रही हैं, क्या क्या न्यूज़ में है। मैंने इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिकली 2 न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों।
और उससे मुझे लग रहा है कि मैं जो भी नेशनल न्यूज़ थी या स्टेट न्यूज़ थी वो थोड़ी बहुत मेरी टू एन एक्सटेंट कवर हो गई। उससे सवाल भी कुछ कुछ पूछे गए थे, जैसे उस समय कोलिजियम लगभग रोज़ ही न्यूज़ में चल रहा था, तो मेरा लॉ बैकग्राउंड भी था, तो मुझसे कोलिजियम पे सवाल पूछे गए। तो जो न्यूज़पेपर्स थे उससे मुझे एक मदद मिली, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्म करने का कि क्या कैसा होना चाहिए। सर मेंस के एग्ज़ाम जो रिटन एग्ज़ाम होता है तो उसमें जैसे कई बार हमें कन्फ्यूजन रहता है कि मतलब इसमें पेन का भी रोल रहता है। तो पेन क्या स्पेसिफिक कोई अलग पेन होती है, कोई जेल पेन यूज करते हैं, कोई बॉल पेन, तो क्या मतलब पेन का भी इस पर मतलब सर इफेक्ट पड़ता है? जहाँ तक मुझे लगता है मेरे हिसाब से जी पेन से फ़र्क पड़ता है। जी। आपने सर कौन सी पेन यूज़ की? मैंने यूज़ किया था पायलट V7, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको टाइमली आंसर कंप्लीट करना है तो आपकी पेन बहुत स्मूथ होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके जैसे कई डॉट पेन में होता है कि जल्दी से उनकी इंक फ्लो नहीं करती है पेपर पे, तो उन पे आपको थोड़ा सा समय देना पड़ता है। तो अगर आप रोलर पेन ले, जेल पेन ले, थोड़ी सी थिक निब वाली, तो मेरे हिसाब से उससे आपकी फ्लो अच्छा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है और टाइम भी कम हो जाता है आंसर लिखने का। सर जो पेन होती है केवल 2 ही पेन तो यूज करना होता है, ब्लैक और ब्लू? जी। इसके अलावा तो दूसरा नहीं? नहीं, मैंने तो सिर्फ ब्लू ही यूज़ किया, ब्लैक भी यूज़ नहीं। प्रिपरेशन में कोई यूट्यूब चैनल या फिर साइट हो आप जिसे आप यूज करते थे जो आपके प्रिपरेशन में हेल्प मिली है, बता सकते? जी, मैं जैसे कोई भी अगर मुझे टॉपिक पढ़ना रहता था तो मैं दृष्टि आईएएस की वेबसाइट ज़रूर रेफ़र करता था, क्योंकि एक तरीके से मुझे उनका कंटेंट काफ़ी टू द पॉइंट लगता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं, बैकग्राउंड भी बताते हैं। तो अगर हम पेशेंस रखें, थोड़ा धैर्यपूर्वक कार्य करें, तो शायद एक तरीके से आपको मदद मिले। अगर आप ये सोचें कि अरे यार जल्दी सिलेक्शन हो जाए, कल ही सिलेक्शन हो जाए, तो वैसा होना थोड़ा मुश्किल है। आपको ये भी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि अगर आप कभी डिसअपॉइंट हो जाएं या दुखी हो जाएं तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको रखनी चाहिए अपने शेड्यूल में जिससे आपका मनोबल फिर से बढ़ जाए। जैसे या तो अपने दोस्तों से मिल लीजिए, अपने आप को छुट्टी दीजिए, पिक्चर देख लीजिए। शायद हरिवंश राय बच्चन साहब की एक वो पोएम थी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी, थैंक यू सर, हमारे स्टूडेंट को सजेशन देने के लिए, वो सारी चीज़ें प्रीलिम्स में सब चीज़ बताने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स सर ने वो सारी चीज़ें प्रीलिम्स से लेकर और मेंस और एक एक करके सब स्ट्रेटजी बताई, और सर की जर्नी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आई होप कि इस बार आईएएस का भी सिलेक्शन इनका हो जाए और दोबारा आप लोग के सामने प्रस्तुत हैं। तो एक एक करके छोटी छोटी मिस्टेक हो क्या उसे सोच फॉलो करना चाहिए, और इन्होंने साइट का भी बताया कि टू द पॉइंट दृष्टि आईएएस की साइट बहुत अच्छी है, और इन्होंने ग्रेड अप से जो है कि जो कंटेंट दिया तो उसे बताया। एक एक करके सब छोटी छोटी मिस्टेक, छोटी छोटी कमियां, एक आई होप कि यह वीडियो बहुत ही शानदार बनेगा और आपको लोग को पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में हमें आप जरूर बताइएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो में हम क्वेश्चन पूछेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।